एक तस्वीर और हर एक सियासी समीकरण और मतदाता के उत्साह को हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जनता अब अपना जो मूड के मुताबिक, अपने मुद्दों के मुताबिक अपने वोट कास्ट को इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल, तो लगातार हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है और हमारे साथ इस वक्त हमारे संपादक और उनका जो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि पसंदीदा जो उनका काम है रिपोर्टिंग करना, वो बेहद पसंद करते हैं, वो इस वक्त खुद ग्राउंड पर मौजूद है। धीरेन जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस दौरान जो है अब मतदान शुरू हो चुका है, आपने अभी संजीव बालियान से बातचीत की है। जो पश्चिम का मूड है वो इस वक्त क्या कुछ कह रही है जनता? देखिए, अगर हम पूरे इस इलेक्शंस को देखते हैं तो ये पहली 8 सीटें उस रास्ते को बढ़ाती हैं जो फिर आके बाकी 8 सीटें, अगर पश्चिम की 27 सीटें देखें तो उनमें इन 8 सीटों का बहुत अहम योगदान होता है। क्योंकि अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो ये वो सीट है जो उत्तर प्रदेश में अमूमन 19% आबादी मुस्लिम आबादी मानी जाती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर 30-32 से ऊपर लेकर 52% तक वोट परसेंटेज मुस्लिम वोटर्स का है। तो ये सीटें काफी हद तक काफी विपक्ष की आशाओं का केंद्र होती हैं। और साथ ही यहाँ अगर 91 के बाद का देखें तो ध्रुवीकरण के चलते बीजेपी ने भी यहाँ बहुत ताकत हासिल की हुई थी। अगर ये जिस सीट पर मैं खड़ा हूं ये 2014, 2019 दोनों बार डॉक्टर संजीव बालियान को मिली है। इस बार भी वो एक बेहतर पोजीशन में, चूंकि जो इस बार गठबंधन बनाया है उस गठबंधन में आरएलडी प्लस बीजेपी का एक जो ये कॉम्बिनेशन है, ये एक बेहतर कॉम्बिनेशन माना जाता है। इस अगर हम लोग इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरह से जाट वोटर्स हैं प्लस दूसरी जातियों का कॉम्बिनेशन जो बीजेपी को मिलता है वो एक आइडियल कॉम्बिनेशन माना जाता है जो चुनावी रणनीति होती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस गठबंधन को अगर आप देखते हैं तो यहाँ कांग्रेस 1999 में जीती है आखिरी बार, उससे पहले 1984 में जीती थी। तो कांग्रेस के पास वोट के नाम से कुछ नहीं है और समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोटों के सहारे, हालांकि उन्होंने हरिंदर मलिक को जो टिकट दिया है, जो 1985 से विधायक बने, उसके बाद से कई बार अलग अलग चुनाव लड़े और पार्लियामेंट भी कई बार लड़े, लेकिन इस पूरे समय में अगर आप इस पूरे चुनाव को देखते हैं तो ये बेहतर पोजीशन में डॉक्टर संजीव बालियान इसलिए, हालांकि ये जरूर कुछ दिनों से चलता रहा कि जो राजपूत पंचायत है, तमाम राजपूत बिरादरी का कहा गया कि विरोध है, लेकिन अगर ग्राउंड पर देखते हैं तो मुझे लगता है कि उस विरोध के अलावा और कोई ऐसा कारण नहीं दिख रहा था कि जिसमें कोई परेशानी वहां खड़ी होती दिखाई दे। आप कैराना में जाते हैं तो कैराना में उसी तरह का पोजीशन है, वहां मनोवर हसन फैमिली से उनकी बेटी इकरा हसन है। चूंकि कैराना की सीट एक अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 8 बार ऐसा होता है, लगभग चार बार आप अख्तर हसन 84, उसके बाद फिर आप मनोवर हसन, उसके बाद उनकी पत्नी तबस्सुम हसन और ये जीत चुकी है। अब इकरा हसन वहां से लड़ रही है, तो ये एक बड़ी फाइट है। वहां राघव लखनपाल वो प्रदीप चौधरी जिस तरह से लड़ रहे हैं तो वो सीट काफी एक इंटरेस्टिंग सीट है। सहारनपुर को हम गौर करते हैं तो सहारनपुर में राघव लखनपाल जो बीजेपी से है, साथ में अगर सहारनपुर की 20 सीटों को आप गौर करते हैं तो वहां भी ये लड़ाई सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो इंडी गठबंधन है उसके पास मुस्लिम वोट का जो दावा है। क्योंकि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन के साथ वो सीट जीती थी, वहां बहुजन समाज पार्टी, सहारनपुर वो एरिया है जहां बहुजन समाज पार्टी अपने उत्स के बाद से ही काफी ताकतवर रही है। उसके बाद आप बिजनौर भी जाते हैं तो वेस्टर्न यूपी की तमाम सीटें, बिजनौर वो सीट है जहां 1989 में मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहली बार जीत वहां से हासिल की थी लोकसभा की, और उसके बाद की हिस्ट्री है कि किस तरह से बसपा उत्तर प्रदेश के समीकरणों में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी 10 सीट हासिल की थी गठबंधन में, और गठबंधन का जो बीजेपी के सामने कोई पार्टी के तौर पर अगर खड़े हुए थे तो बसपा के कैंडिडेट थे। इस चुनाव में अलग अलग जगह जातीय समीकरण के हिसाब से हम कहें तो ज्यादा बेहतर तरीके से इस इलाके में साधने की कोशिश की है। तो मैं ये कह सकता हूं कि लड़ाई बेहद दिलचस्प है। ये 8 सीटें बाकी 27 सीटों का मूड तय करती हैं, और अगर पॉलिटिकली कहा जाए तो मुजफ्फरनगर को वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिकल कैपिटल कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 1989 हो या तमाम जगह हो, यहाँ से इस देश के केंद्रीय गृह मंत्री खुद चुनाव लड़ चुके हैं, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद जीते और देश के गृह मंत्री बने। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई है जो यहाँ मुजफ्फरनगर में दिखने, जो पंचायतों में होता है, चाहे वो जातीय पंचायत अलग अलग हो,
तो मुझे लगता है कि एक बेहतर लड़ाई यहाँ देखने को मिल रही है। बिल्कुल बेहतर लड़ाई। और धीरेन्द्र जी, एक सवाल मैं आपसे एक और करना चाहूंगी, क्योंकि मुस्लिम वोट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इन 8 सीटों पर मुस्लिम वोट जो है वो काफी निर्णायक साबित होती है। लेकिन अगर 2019 में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मुस्लिम मुद्दों को काफी भुनाया गया था, साधा भी गया था, लेकिन इस चुनावी शोर में मुस्लिमों ने भी चुप्पी साध रखी है। ये चुप्पी भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है धीरेन्द्र जी। देखिए, पिछली बार का जो कॉम्बिनेशन था उसको अगर यूपी के जातीय समीकरण और जो एक समीकरण बैठाया जाता है जातीय और धर्म की राजनीति में, या किसी भी जो जीत की गणित बनाई जाती है उसमें, वो एक अचूक गठबंधन माना गया था। यानी जब हुआ था तो ये मान लिया गया था कि बीजेपी शायद 20-25 तक सिमट जाएगी। यानी सबसे बेहतर गठबंधन पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी हो या फिर उनके वोट बैंक का मिलना हो, वो एक शानदार गठबंधन था। लेकिन ये चूंकि मुस्लिम वोटर्स इस तरफ, यहां अगर वेस्टर्न यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को वोट किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास उस वोट को ऐड ऑन करने के लिए इन सीटों पर कोई बहुत ज्यादा, चूंकि यादव वोट नहीं, माय समीकरण ही उसका बेसिक जीत का आधार बनता है। अखिलेश यादव की पार्टी जो है वो यही समीकरण के सहारे, हालांकि उन्होंने गठबंधन कांग्रेस के साथ किया। और सबसे हैरानी की बात है कि जो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था उस दिन पहली बार दोनों पार्टियों के नेता यानी राहुल गांधी और अखिलेश जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना कि कोई रैली या कोई अपने घोषणा पत्र के साथ साझा कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम दिखता नहीं है। तो एक उलझा हुआ मामला है और मुस्लिम वोटर्स इसलिए इस पूरे हिस्से में चुप है क्योंकि उनको अपनी जीत के लिए जिस साथ की जरूरत है वो अभी तक उनके सामने क्लियर नहीं है। क्योंकि बसपा और ये बिल्कुल देखना होगा कि ये चुप्पी किस तरह